आज हमको एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, न्यूक्लिक एसिड। ये जो पॉइंट है यह है पॉइंट नंबर 14.4। आप क्या करो, साइमल्टेनियसली टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 315 ये खोल के रख दो। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस साल इस पॉइंट में ना बहुत सारे नए पॉइंट्स उन्होंने ऐड किए हैं और इसलिए इस साल इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा लगती है। और वैसे भी नीट में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप बहुत केयरफुली सुनो। ये पॉइंट के ऊपर 12th में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और नीट, सीईटी इसमें भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये सवाल, ये जो पॉइंट है, इसकी शुरुआत जो है मैं इस पॉइंट से करता हूँ कि मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल है कि आपकी जो आंखें हैं वो नीली रहेगी, ब्लू कि ब्राउन रहेगी, ये किस बात पे निर्भर करता है? दूसरा सवाल, समझ लीजिए यदि अभी जैसे बुआई का सीजन है, किसी ने आगे समझ लो गेहूं की फसल लगाई, गेहूं के बीज लगाए, तो फिर उसके खेत में गेहूं आएगा कि चावल? उसका जवाब आपको मालूम है। तो उसके पीछे क्या कारण है? हम ऐसे ही एक पॉइंट की चर्चा आज करने वाले हैं। उस पॉइंट का नाम है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड, जैसे अभी आपने ये दो सवाल सुने, तो ये दो सवाल से आपके ख्याल में आ गया होगा, सवाल से ख्याल में आया होगा कि स्टडी ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। इसकी जो पढ़ाई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है, क्योंकि इसका संबंध हेरिडिटी से है। हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता। आपने ऐसा देखा होगा, इन एवरी स्पीसीज एवरी जनरेशन रिजेंबल टू इट्स एंसेस्टर, बराबर है? इन एवरी स्पीसीज एवरी जनरेशन resemble in many ways to their ancestor. The inherent character which is called as heredity is transmitted from one generation to another generation by nucleus of the cell. ये जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। कैसे? बाय द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। द इनहेरेंट कैरेक्टर मीन्स हेरिडिटी आर ट्रांसमिटेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल which are responsible for transmission of inherent character are called क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के माध्यम से। और ये जो क्रोमोसोम है, they are made up of, chromosome are made up of protein along with a biomolecule which is called as nucleic acid। वो क्रोमोसोम जो है वो कैसा बना हुआ है? प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड का।
उसी न्यूक्लिक एसिड की हमको अभी चर्चा करना है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लिक एसिड आर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पॉलीमर विच आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल। तो अब आप बता सकते हैं क्या, जो विद्यार्थी बायोलॉजी के हैं उनको मालूम है कि न्यूक्लिक एसिड जो रहती है वो दो प्रकार की रहती है। कौन कौन सी? एक रहेगा आरएनए, है ना, इसका क्या लॉन्ग फॉर्म है? रिबो न्यूक्लिक एसिड। जिसको मालूम है वो मेरे साथ बोलते चले, हाँ। और दूसरा बोलो जिसको मालूम है बोलते चलना, वो है आपको मालूम है डीएनए। और उसको क्या होते हैं? डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। दो प्रकार की न्यूक्लिक एसिड रहती है, एक रहती है आरएनए और दूसरा रहता है डीएनए। और इसी के ऊपर एक 2 मार्क का क्वेश्चन भी फ्रेम होता है, वो है स्टेट द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कौन कौन सी है? आरएनए और डीएनए। जो आरएनए जो रहता है इट इज फाउंड मेनली इन द फ्लूइड ऑफ लिविंग सेल। इट इज फ्लूइड्स ऑफ लिविंग सेल। एक बार मेरे साथ बोलो कि आरएनए दे आर mainly present in fluids of living cell। उसी को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस जो डीएनए जो रहता है इट इज मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल। तो एक बार ये दोनों शब्द बोल के देखो, आरएनए और डीएनए। अब न्यूक्लिक एसिड जो है दे आर पॉलीमर ऑफ रिपीटिंग मोनोमर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। देखो ये जो है आरएनए सॉरी न्यूक्लिक एसिड वो पॉलीमर है, काहे रिपीटिंग मोनोमर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अब ये शब्द ध्यान में रखना, ये जो न्यूक्लियोटाइड रहता है इसके अंदर 3 चीजें रहती है। इसमें रहता है एक पेंटोज शुगर, फिर रहता है नंबर 2 ए नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस। ये बात के ऊपर बहुत ख्याल करना, ये महत्वपूर्ण बात है शुरुआत की। यानी फिर आपको जो डीएनए का स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है वो समझने में आसानी रहेगी। तो दूसरा रहता है नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस। और तीसरी बात रहती है फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड जो है उसका फार्मूला है HClO4 एंड इट लूजेस 3 प्रोटॉन एंड गेट कन्वर्टेड टू फॉस्फेट आयन। देखो ये फॉस्फेट है ना, इसके ऊपर 3 माइनस चार्जेस है। तो न्यूक्लियोटाइड consist of 3 chemical components: a pentose sugar, a nitrogen containing heterocyclic base और phosphoric acid। तो पहले हम पेंटोज शुगर की बात करते हैं। आरएनए में जो शुगर है वो शुगर है बीटा डी राइबोज। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? इसका स्ट्रक्चर रहता है इस प्रकार से। ये जो फॉर्म है इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं?
देखो, जब हमने बायोमोलिक्यूल चर्चा की थी, यदि आपके ख्याल में नहीं आया तो आप है ना बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 3 देखना। लेक्चर नंबर 3, 4 और 5, तो ये स्ट्रक्चर आपके ख्याल में आएगा। इसको बोलते हैं फ्यूरेनोज फॉर्म। तो आरएनए में बीटा डी राइबोज रहता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ये देखो ऐसा, या इसको डी राइबोज भी बोलते हैं, ऐसा ऐसा प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा। और डीएनए में रहता है 2 डीऑक्सी डी बीटा डी राइबोज। तो ये 2 डीऑक्सी, इसका मतलब क्या मालूम है, ये जो 2 नंबर का कार्बन है यहां पर ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा। इसका स्ट्रक्चर देखो, इसके ऊपर से बना सकते हैं, ये देखो देख के बनाओ आप, ये बन गया फ्यूरेनोज फॉर्म। देखो यहाँ OH, देखो सिर्फ क्या क्या मालूम है, यहाँ O नहीं है, इसलिए तो बोला 2 डीऑक्सी। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 5, और उसको कैसा दिखाते हैं, इसको है ना ऐसा दिखाना। ये जो कार्बन है ना शुगर के, इसको बोलते हैं 1 प्राइम। ऐसा क्यों लिखा, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है हेट्रोसाइक्लिक बेस। तो उसके अंदर में जब नंबरिंग करेंगे हेट्रोसाइक्लिक बेस में, तो हम नंबर देंगे 1 2 3 4 5। तो उसका नंबर और ये नंबर, इसमें कंफ्यूजन न हो, इसलिए क्या करते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसान करने के लिए ये जो नंबर है इसको 1 प्राइम बोलते हैं, यानी जो शुगर के कार्बन है उसको प्राइम बोलना। ये हो गया 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 नंबर का कार्बन ये है। यहां पर उसी प्रकार से देख लो, क्या बोलना है, बोलो बोलो आप बोलो, क्या शब्द बताया था, और ये हो गया 5 प्राइम। तो 2 नंबर के कार्बन को O नहीं देगा, इसलिए 2 डीऑक्सी बीटा डी राइबोज। तो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ शुगर प्रेजेंट इन आरएनए एंड डीएनए। आपको आरएनए मालूम है, इसको डीएनए बन गया, यहाँ O मत निकालो, सिर्फ नाम मालूम हो गया बीटा डी। बीटा डी क्यों लिखा, ये इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 3 4 5 बायोमोलिक्यूल ना, और यहाँ हो गया। तो ये है शुगर इसमें की। अब इसमें के दूसरी बात थी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, न्यूक्लियोटाइड जो रहता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर रहता है पेंटोस शुगर, और क्या रहता है हेटेरोसाइक्लिक बेसिस। अब ये जो हेटेरोसाइक्लिक बेसिस है ये 2 प्रकार के रहते हैं, एक को बोलते हैं प्यूराइड्स और दूसरे को बोलते हैं पिरिमिडिन्स। अब ये जो प्यूराइड्स रहते हैं ना, ये इसमें 2 रिंग एक दूसरे को फ्यूज किया हुआ है, यानी स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। देखो आपको स्ट्रक्चर निकाल के दिखाता हूं, 2 रिंग्स आर फ्यूज टू वन अनदर, और इसमें जो कार्बन नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन को जो नंबर दिए जाते हैं वो नंबर ऐसे दिए जाते हैं, ये 1 नंबर, दिस इज 3, दिस इज 7, दिस इज 9। जब बॉन्ड बनेगा प्यूराइन वाला, यदि कोई बेसिक कंपाउंड रहा, तो 9 नंबर का जो कार्बन नाइट्रोजन है वो शुगर के, चाहे आरएनए रहे चाहे डीएनए रहे,
एक नंबर का जो कार्बन है 1 प्राइम, 9 नंबर का नाइट्रोजन 1 प्राइम कार्बन ऑफ शुगर उसके साथ बॉन्ड बनाता है, राइट। सो देयर आर 4 नाइट्रोजन एट पोजीशन 1, 3, 7 एंड 9, इनको ऐसा नंबर दिया है, इसको बोलते हैं प्यूराइन बेस। और पिरिमिडिन में क्या होता है, ऐसा मोनोसाइक्लिक है, इसमें 2 नाइट्रोजन है, और ये जो 2 नाइट्रोजन है इसको बोला है पोजीशन नंबर 1 and 3। सो इन pyrimidine nitrogen is present at position number 1 and 3, and in purine nitrogen is present as position 1, 3, 7, 9। तो जैसा भी हमने देखा कि प्यूराइन में 9 नंबर पे जो नाइट्रोजन है इट फॉर्म्स द बॉन्ड विथ 1 प्राइम कार्बन ऑफ द शुगर। व्हाट अबाउट pyrimidine, जो 1 नंबर का कार्बन है, सॉरी 1 नंबर का नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन 1 प्राइम कार्बन ऑफ शुगर उसके साथ बॉन्ड बनाता है, यानी जो शुगर का कार्बन है वो 1 प्राइम ही रहेगा। pyrimidine बेस रहा तो नाइट्रोजन नंबर 1, और प्यूराइन रहा तो नाइट्रोजन नंबर 9। अब ये जो प्यूराइन है इसमें 2 प्रकार के बेस रहते हैं, एक रहता है एडेनाइन, उसको कैपिटल ए ये सिंबल से भी इंडिकेट करते हैं, और दूसरा रहता है गुनाइन, उसको जी सिंबल से इंडिकेट करते हैं। और pyrimidine बेसेस वो 3 प्रकार के रहते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, और इसको इंडिकेट करते हैं सी, टी और यू सिंबल से। जो आरएनए रहता है उसमें 4 बेस रहते हैं, और डीएनए में 4। डीएनए में कौन से 4 बेस, ये शुगर बेस कौन से 4, ये दोनों बेस ए और जी, आइडेनाइन और गुनाइन, और साइटोसिन और थाइमिन। व्हाट अबाउट आरएनए, ये 2 रहेगी, ये जो 2 प्यूराइन बेस है ना वो रहेगी, और रहेगा साइटोसिन और यूरेसिल। तो इसके ऊपर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इन जनरल सीरीज में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, राइट, नहीं रहेगा, 4 दिया रहेगा, आपको मालूम इसके अंदर कौन से 4 है तो 3 का मालूम, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, या 12 में पूछते हैं नेम द 4 बेसेस प्रेजेंट इन आरएनए और डीएनए, या ऐसा क्वेश्चन आता है नेम द बेस विच इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए, आरएनए में है पर डीएनए में नहीं है, या वाइस वर्सा उल्टा, नेम द बेसेस प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। तो हमारे क्या ख्याल में आया कि 2 प्रकार के, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनियस बेसिस। एक बार पूरा आपको रिपीट करके बताना, कौन कौन से, प्यूराइन और pyrimidine, दे हैव 2 फ्यूज रिंग। देखो इसके अंदर 2 रिंग है और इसके अंदर एक ही रिंग है, pyrimidine के अंदर दे हैव सिंगल हेटेरोसाइक्लिक रिंग। अब ये जो कंपाउंड है एडेनाइन और गुनाइन, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट कंपाउंड प्यूराइन। इसके जो स्ट्रक्चर है एडेनाइन और गुनाइन, वो आप टेबल नंबर 14.25 पेज नंबर 315 टेक्स्ट बुक का 316 वहां पर आप देख लो, आपकी किताब में देख रहे हैं टेबल नंबर 14.25 पेज नंबर 316, वहां पर दोनों के स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एडेनाइन का और गुनाइन का। तो
they are derived from purine, and cytosine, thymine and uracil, their structure are derived from pyrimidine. इससे डिराइव किया हुआ है। ठीक, आगे और उनको क्या करते हैं, each base is designated by a one letter symbol। मान लीजिए मैंने आपको कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आपको बता दिया। अब आपका आखिरी पॉइंट आपको बताता हूं, वो पॉइंट है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो पहली बात है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड है बेस प्लस शुगर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। हाँ, जैसे समझ लो अभी हमने निकाला था आरएनए का, ऐसा था, तो कैसा था आप बता सकते हैं? यहाँ OH। बताओ, अब आप बनाने की कोशिश करो बिना लिखे, चाहे तो वीडियो को पास कर सकते हैं। तो कहाँ लगाना है बेस? बेस हमको लगाना है यहाँ पर, यहाँ लगाओ बेस। तो बेस और शुगर, बेस कितने नंबर के कार्बन को? 1 नंबर, 1 प्राइम। ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। सिमिलरली डीएनए में बना सकते हैं आप, आ रहा है में। तो ये हो गया ए बेस शुगर, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। व्हाट अबाउट न्यूक्लियोटाइड? दूसरा शब्द आता है, वो शब्द ध्यान में रखो, वो शब्द है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड यानी कैसा? न्यूक्लियोटाइड आप क्या मालूम है, जो बॉन्ड बनता है ना फॉस्फेट का, जैसे हमने देखा बेस इट गेट अटैच टू 1 प्राइम कार्बन, और फॉस्फेट वो 3 प्राइम कार्बन और 5 प्राइम कार्बन यहां पे बॉन्ड बनाता है। फिर वो डिटेल में आपको मैं आगे और बताता हूं कैसा बनेगा। देखो ऐसा बनेगा फॉस्फेट, ये ऐसा, ये है फॉस्फेट, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो पिछले 10 जो पेपर आए ये सिलेबस के, 10 में से 6 बार क्वेश्चन आया, 10 में से 6 बार, यानी उसके ऊपर से आपके ख्याल में आएगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन ऐसा मालूम है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, ऐसा क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स के लिए। और यदि आपको न्यूक्लियोसाइड निकालना आता है, न्यूक्लियोटाइड आ गया, यहाँ पे फॉस्फेट लगा दो, तो क्या ख्याल में रखना है कि बेस शुगर यूनिट रहा उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। बेसेस आर अटैच्ड टू 1 प्राइम कार्बन ऑफ ईच शुगर यूनिट। बेस किसको अटैच है? 1 प्राइम कार्बन को। और ए बेस शुगर फास्फोरिक एसिड, बेस है, शुगर है, फास्फोरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। शुगर यूनिट are joined to phosphate through 3 prime and 5 prime hydroxyl group। फॉस्फेट यहाँ पे 3 प्राइम और 5 प्राइम पर अटैच होगा। तो आज का जो डिस्कशन है वो अधूरा है। आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका ही बारे में और मैं आपको जानकारी बताता हूँ। पॉइंट काफी बड़ा है और इसलिए एक लेक्चर में खत्म करना संभव नहीं था। नेक्स्ट लेक्चर में इस पॉइंट को हम आगे इसका डिस्कशन जारी रखेंगे।